हरिओम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एनवायरनमेंट की रिवीजन क्लास है। परीक्षा उपयोगी तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए आज रिवीजन करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी मैम, बहुत क्लियर। ओके, थैंक यू। एक सेकंड का और समय दीजिए, माउस और चालू कर लें। एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था? कुछ मोटा मोटा याद है किसी को? आगे आके बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं आज मेरा उद्देश्य रहेगा कि डिस्कशन सस्टेनेबल ज्यादा हो। डेवलपमेंट। हम्म। सस्टेनेबल मैम डेवलपमेंट में उसमें सस्टेनेबल हमने सॉल्यूशंस वगैरह पढ़े थे, उसके बाद ये डेवलपमेंट गोल पढ़े थे। बहुत मेनली बढ़िया। तुम्हारे पॉल्यूशन थे अलग अलग, और उसके और बाद इको हमने मार्क पढ़ा था। गैसेस वगैरह भी पढ़े थे। इको मार्क पढ़ा था, बहुत बढ़िया। और मैम, और गैसेस के दो फॉर्म पढ़े थे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारे थ्रू गैसेस जाती हैं, और हम्म, सेकेंड जो फॉर्म होता है वो मैम गैसेस जो है केमिकल रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करके फॉर्म होती है, वो ज्यादा हार्मफुल होती हैं। जैसे वेरी गुड। आपने बताया था S2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जैसे हमारे पास CO2 गया, और फिर नाइट्रो जो ऊपर में नाइट्रोजन मौजूद है उसको उसके प्रेजेंस में वो जो है सूर्य की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन, और फिर एक नया गैस बनाएगा। ऐसा हम्म आपने बस 4-5 गैसों का नाम बताया था जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, और फिर बताया था कि कैंसर किस गैस से होता है, हम्म कौन सी बीमारी किस गैस से होती है, सब बताया था मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीजें आपने बहुत अच्छी याद रखी कि उसको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। दो टाइप की जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो दो टाइप के पोल्यूटेंट गैसेस, गैस पोल्यूटेंट जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बहुत बढ़िया। तो आज हम स्लाइड से तो रिवीजन करेंगे, लेकिन साथ साथ में डिस्कशन भी करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, खुद से बोलेंगे, इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपके माइंड में रहेंगी। यहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें वही रखी हैं जो एग्जाम में हर साल आती हैं, मतलब इन्हीं में से आते हैं। इसी जो पूरा हमने सिलेबस कवर किया, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो आपके पांचों क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और जो एक हायर एजुकेशन में एनवायरमेंटल वाला पार्ट है, वहां पे भी एक दो क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे आपके। तो इसको अच्छे से, आप कहीं कुछ भूल गए हैं, रह गया है, तो आज अच्छे से देख लीजिए उसको। सबसे पहले हमने पढ़े थे मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोनों टाइप के गोल हमने पढ़े थे। हम सिर्फ यहाँ पे उनके नाम, क्योंकि डिटेल हम तब पढ़ चुके थे, अब उनके हम सिर्फ कब वो आए और उनके नाम क्या है, नंबर कितना है, वो हम देखेंगे। तो ये क्या था, दीज वर एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसके द्वारा ये 2000 में, ईयर 2000 में क्या किए गए, एक्सेप्ट किए गए। और इसको लिया कब गया, ये भी बताया था, मैंने समझाया था। तो जी इसका मैम, जो 1990 से लिया गया था। हाँ बेस, 1990 से इसको जोड़ा गया था हाँ 2015 तक। बेस ईयर इसका 1990 लिया गया था। क्लियर है ये? और ये कितने हैं टोटल? 8 गोल्स थे। कौन से वाले? मिलेनियम। कौन कौन से हैं? अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का क्या करना, उन्मूलन का मतलब होता है उसको खत्म कर देना। कहीं भी उन्मूलन शब्द आ रहा है, मतलब जड़ से, मूल मतलब जड़, उन्मूल मतलब उखाड़ फेंकना, जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म कर देना। प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ बनाना। सर्वसुलभ बनाना मतलब सबके लिए आसानी से मिल जाए प्राथमिक शिक्षा। लैंगिक समानता का प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण। बाल मृत्यु दर में कमी। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम। पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। ये 8 हैं। कौन से? हिंदी में भी याद रखिए,
इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और इंग्लिश में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब आप मुझे वो 17 बताएंगे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से हैं? एक स्टोरी के थ्रू आपको याद करवाए थे, एक ना एक हर एग्जाम में आता है, कोई से भी जी क्रम मैम। का पूछ लेते हैं, बताइए, याद है? जी मैम। बताएं तो फिर, देख के नहीं, बिना देखे बताना है, देख के तो हम यही खोल लेंगे। मैम आपने ये स्टोरी बताइए, बताई बताएगा ना कोई। कि एक गांव में एक लड़की थी जो कि भूखी प्यासी थी, और वो जग्गू भैया बताया था आपने। हाँ, जग्गू भैया, लड़की कहाँ से आ गई भूखी प्यासी? जग्गू भैया थे तो उनकी फैमिली हाँ। थी। हम्म। तो फिर उसमें बताया था कि उनका एक नो पावर्टी आया था। फिर उसके हम्म। बाद आया था कि वो खाएंगे पिएंगे कैसे, वो इतने गरीब थे। तो फिर जीरो हम्म। हंगर था। उसके बाद फिर अच्छे उनका खाने पीने तो ठीक है, फिर स्वास्थ्य को लेके बताया था तो गुड हेल्थ और वेलबींग आया था। फिर खाना हम्म। पीना भी हो गया, उसके बाद फिर एजुकेशन भी तो चाहिए। हम्म। उसके बाद एजुकेशन धीरे धीरे और बढ़े तो उनके बेटे भी बेटी थे, तो उन्होंने जेंडर इक्वलिटी वाला फिर बताया था। फिर जेंडर इक्वलिटी का बताया था। और फिर उसके बाद वो स्वच्छ जल का बताया था। हम्म। और फिर क्लीन एनर्जी का बताया था। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई धीरे धीरे उनकी। फिर हम्म। इंडस्ट्री और आई ट्रिपल आई ऐसे बताया, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। फिर जो क्या इससे क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी थी तो उसको घटाने का बोला था। और हम्म। फिर उसके बाद कम्युनिटीज बनाई थी। हम्म। और फिर क्लाइमेट एक्शन हुआ था। हम्म। और फिर क्लाइमेट एक्शन मतलब वो जलवायु में परिवर्तन हुआ था। और फिर मतलब जलीय जीवन कैसे होता है, जलीय हम्म। जंतु जीव जंतु के लिए ये दिखाया था। फिर धरती पे जिंदगी कैसे होती, लाइफ ऑन लैंड था। तो उसके बाद हम्म। शांति चाहिए। और उसके बाद बताया था पार्टनरशिप, बताया था एक पार्टनरशिप गोल। ग्लोबल पार्टनरशिप, बहुत बढ़िया। अच्छी बात यह है, अपने शब्दों में कर लिया है आपने और सीक्वेंस में किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहचान लोगे, पकड़ लोगे एग्जाम में। सबसे पहला, नो पुअर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, जनरल क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industrial innovation and infrastructure, reduce inequality, then sustainable cities and communities, responsible production, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, जितनी जरूरत हो उतना ही प्रोडक्शन हो, एक अनार 100 बीमार की कंडीशन ना हो, या 100 बीमार और 1000 अनार की कंडीशन भी ना हो। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसके लिए याद करने को हमने बताया था 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है, और ग्लोबल पार्टनरशिप की पूरी दुनिया में इंडिया को बहुत आगे ले जाने की बात करने की, सारी इंडिया को पूरी दुनिया से जोड़ने की बात मोदी जी करते रहते हैं, तो ऐसे इसको याद करने का हमने तरीका निकाला था। ये वो स्टोरी है, इसको आप अगर भूल रहे हो तो एक बार फिर से अपने नोट्स में से जाके पढ़ लेंगे। धारणीय विकास की अवधारणा का कंसेप्ट कब आया? इस रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, द बोंड लैंड रिपोर्ट 1987 से ये आया कंसेप्ट। धारणीय विकास के पर्सपेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसी में उसके ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं अगर हम देखें तो। पर्यावरण अनुकूलन, मानवीय गतिविधियां, पर्यावरण के विपरीत कुछ भी ना करें जिससे उसको नुकसान हो। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा में हम अपनी इफिशियंसी बढ़ाएं,
प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का कंजर्वेशन, उत्पादन अवसरों का विकास, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकें, कम रिसोर्स का यूज करके, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता। अच्छा, हम इतनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, ये है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? पहली क्लास जब इसकी ली थी हमने, वहां पे हमने उसको देखा था कि होता क्या है, क्या होता है बताइए। मैम ये जो कि हमारा देश कैसे विकास करे, मतलब हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगी। नहीं, ये आंसर मैम नहीं है। बता रहे हैं और कोई बताइए। मैम इसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो धारणा थी, ये थी कि हम जो भी प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि अभी की जरूरतें पूरी हो, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसे बहुत ज्यादा प्रभावित न करके जाए। जैसे हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा माइनिंग वगैरह कर ले रहे हैं, ये सब चीज का ध्यान रखने को इसमें बोला गया है। सरल शब्दों में याद रखो, थोड़े से सही हो आप भी, लेकिन पूरी तरह से एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सरल शब्दों में ऐसे याद रखो कि कोई चीज हमारे पास है तो हम उसका यूज तो करें, लेकिन उसको फालतू ना फेंकें, क्योंकि हम यूज करें जितनी हमारी जरूरत, हम यूज तो कर लें उसको, लेकिन जो अगला हमारे बाद आएगा उसके लिए भी बचा रहे। हमने फालतू फेंक फेंक के खत्म कर दिया, जो आने वाली पीढ़ी थी उसके लिए हमने कुछ बचाया ही नहीं। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कि ह्यूमन का जो है अस्तित्व, अस्तित्व को क्या बोलेंगे हम, अस्तित्व के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारा, हम जो एक ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग है यहाँ धरती पे, हमारा कुछ ना कुछ है ना। हर इंसान का बोलते नहीं अस्तित्व होता है, सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। अभी मुझे एकदम वो वर्ड याद नहीं आ रहा इंग्लिश में जो बोलते हैं। हमारी प्रेजेंस खत्म ना हो जाए धरती से, मानव नाम का जो जीव है वो समाप्त ना हो जाए, पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आती हैं, और हम उनको यूज करे जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए मतलब ठीक है, हमारी जरूरत है, हम खर्च तो करें, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि घर में खाना हम खाते हैं, थाली में बहुत ज्यादा ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हमें भूख कितनी, हमारा पेट कितने में भर जाएगा, हम एक्स्ट्रा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा लें और जितना लगता जाए उतना लेते जाएं, लेकिन हम इकट्ठा पहले ही ले लेते हैं बहुत सारा, और पेट तो थोड़े से में भर जाता, फिर हम उठा के उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने उसको लेके और खराब कर दिया। इसको खराब कर नहीं कहेंगे, हमने बचाया नहीं। तो हम जरूरत के हिसाब से यूज करें, ताकि आने वाला भी यूज कर सके, उसके लिए कुछ बचा रहे, तो वो भी जीवित रहेगा, सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो मानव नाम की चिड़िया जो है वो समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए, उसका क्या है, जो उसकी प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्लियर है? एक लाइन में, कोई भी रिसोर्स को हम आज अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लें, लेकिन आने वाली जनरेशन का ध्यान रख के यूज करें, उसके लिए भी बचा के रखें, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और रिसोर्सेज से रिलेटेड है ये, रिसोर्स ही तो खत्म होंगे या बचे रहेंगे। समझौते एवं अभिसमय, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स हैं और कन्वेंशंस हैं वो इसमें आएंगे। तो वो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, वो सब आप सीक्वेंस में वही नोट से पढ़िएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा। अभी कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं वो एक स्लाइड मैंने ऐड करी है, वैसे देख के बना लेना, एकदम शॉर्ट, एकदम जितने भी दिन पहले आप अपनी रिवीजन ब्रेक करोगे उसके एक दिन पहले उनको देख सको, इसलिए अब उनको वो बना लो। लास्ट के जो 7 दिन बचे हैं उसमें से 3 दिन में या 2 दिन में बस एकदम शॉर्ट नोट बनाओ। वेरी शॉर्ट नोट्स जिनको कहते हैं, वो सिर्फ आपके एक एक अक्षर में भी हो सकते हैं, उस एक अक्षर से आप समझ जाओ कि ये किस चीज के लिए मैंने लिखा है, इतने शॉर्ट। या एक शब्द में लिख लो, एक लेटर हो या एक वर्ड हो, इतने शॉर्ट में बना लो उनको। कुछ चीजें थोड़ी सी ऐसी, उनकी टेबल बनाओ साथ साथ, मैंने इसलिए हमेशा कहा था कि टेबल बना के चलो।
एग्जाम में तो बस ये है कि अभी भी नहीं किया हो 2 दिन 3 दिन दे के कर लो उनको, और आखिरी के जो 4 दिन बचेंगे उसमें से यहाँ 2 दिन तो पढ़ना ही नहीं है, लास्ट वाले यहीं पे पढ़ना है, ये 2 दिन में रिवीजन करना है, बस खत्म। यहाँ पे फिर रिलैक्स होके सिर्फ मेडिटेशन करना है। एक इसलिए ले लिया है कि यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है। रियो डी जेनेरिया या अर्थ समिट फर्स्ट थी ये 1992 में, रियो डी जेनेरिया में हुई थी, ब्राजील का जो शहर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्या, उस समय की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए। मुख्य बिंदु क्या था इसका? 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को प्राप्त करने के लिए क्या है? एजेंडा 21 नामक कार्य योजना अपनाई गई। एजेंडा 21, ये मैंने इसके कुछ फोटोज भी दिए थे आपको कि इसकी रिपोर्ट कैसे कैसे आती है, कब कब आती है। पृष्ठभूमि ये दी हुई है सारी, ये इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना, ये मैंने ऐड इसलिए कर लिए कि आपको इन चीजों का रिवीजन करना है, खुद से पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट के लिए ये देख लो इसमें कि क्या दिया है इसमें, सम्मेलन कहाँ हुआ, UNDED में, कितने लोग थे इसमें, 178 से अधिक सरकारों द्वारा अपनाया गया, अलग अलग कंट्रीज की। अब यहाँ सरकार लिखा है, मतलब ये इतने कंट्री है, वो कंट्री करके पूछ ले तो आप ये नहीं सोचना है कि हमने तो सरकार पढ़ा था, एक ही बात है। 3 से 13 जून ये डेट दी हुई है 1992 को ब्राजील में। ये कुछ चीजें हैं जो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल शॉर्ट एक टेबल बना के थोड़ा सा माइंड में रखनी पड़ेंगी चीजें। हिस्ट्री ये दी हुई है, ये हमने सब पढ़ी थी चीजें, ये मैं सिर्फ यहाँ पे छांट के लेके आई हूँ स्लाइड शॉर्ट करके कि इनका आपको रिवीजन करना है। ये आपको हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं यहाँ से कि संयुक्त कैसे इसका पूरा चला प्रोसेस। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया सतत विकास के लिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, खोजी प्रकृति का जो होता है, बहुत सारे लोग एग्जाम में बैठेंगे, आप क्या करोगे, आपको उनसे 4 क्वेश्चन ज्यादा सही करने हैं, तो आपने ये स्लाइड पढ़ी, आप इसमें से आपका दिमाग चलेगा थोड़ा सा, सोचेगा कि ये क्या है, इसको मैं देख लूं कि भाई 2015 में संयुक्त राष्ट्र सभा के कुल देश कितने थे, सदस्य कौन कौन थे, क्योंकि इसके कुल जो स्थायी सदस्य होते हैं 5 देश हैं वो, और कुछ देश हर 5 साल के लिए बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ इसका सिस्टम रहता है। तो वो आप देख लो कि उस समय टोटल कितनी कंट्रीज थी, ऐसा भी देख सकते हैं हम, क्योंकि आजकल घुमा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गहराई से। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग भी शामिल है, द्वारा दशकों के कार्य पर आधारित है। क्या? सतत विकास लक्ष्य देशों और संयुक्त राष्ट्र, जिसमें ये लोग भी शामिल हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमको समझ में नहीं आते हैं, लैंग्वेज ऐसी होती है, इसलिए बिल्कुल ऐसी हिंदी में लिखा हुआ है। जून 1992 में क्या हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वही है, वही बात है ये सब दोबारा से। 2002 में क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पे आपको जैसे एक वो जोड़ी आती है ना सही, कि मॉन्ट्रियल, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन, या अगर PYQ सॉल्व किए होंगे, कि यहाँ पे दिया रहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस संधि। इधर पे उनके या तो ईयर दे देते हैं या फिर उनके क्या दे देते हैं, प्लेस दे देते हैं। तो इसमें से भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि 2002 में कौन सा दिख रहा है? दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है हमको। यहाँ पे 2015 में क्या दिख रहा है? संयुक्त राष्ट्र सभा। अब यहाँ से आप ईयर निकाल लो, अगर इसमें नहीं दिया है कि किस प्लेस पे ये हुआ था, खुद सर्च कर लो इसका। और 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो आ रहा है, ऐसा टेबल बना के
टेबल में क्वेश्चन आ जाएगा आपको सीधा। कई तरह से क्वेश्चन आते हैं 4-5 पैटर्न में, तो उसमें से एक पैटर्न आपका ये भी हो सकता है। अब इसके बाद में जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये हुआ था, 2012 में हुआ। हमने क्या पढ़ा था इसमें, हर 5 साल में ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, समीक्षा पढ़ा था हमने, हर 5 साल में करेंगे। तो वही है कि कहाँ कहाँ हुआ वो हम क्रम से देख लें। अब ये रिपोर्ट्स आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, हर जो समीक्षा होती है या उस पे वो अप्लाई हुए कि नहीं, जो उनमें हमने टारगेट डिसाइड किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, क्या काम हो रहा है। जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो हर 6 मंथ में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है ना, कि पहले 6 महीने में हमने कोर्स वर्क का एग्जाम दिया, दूसरे सेमेस्टर में हमने क्या किया, साइनोप्सिस सबमिट करी, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। तो ऐसी इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो हर वर्ष में 1 साल होती है। और दूसरी होती है, ये कौन सी है, ये हर कंट्री की है ये अपनी, है ना, कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों द्वारा उत्पादित आंकड़ों तथा क्षेत्रीय स्तर पर एकत्रित सूचनाओं को आधारित होती है। ये हर कंट्री की अपनी अपनी होती है, हर साल निकालते हैं ये। लेकिन जो ग्लोबल होती है वो कब की जाती है, 4 साल में एक बार, क्वार्टरली होती है वो, 4 साल में एक। तो ये कितनी हो गई है अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो चुकी हैं। और ये कितनी हुई है, 2019 से 2023 तक 2 है ये। मतलब गिन लीजिएगा 19 से कितनी हो रही है। इको मार्क के बारे में पता ही है आपको, हमने पढ़ लिया था। ये क्या है, एक सर्टिफिकेट है, किनको दिया जाता है, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उनको दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। कब इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, 1991 में हुई थी। ये इस पिक्चर को भी ध्यान में रखिएगा, पूरा एनवायरमेंट इस पिक्चर में समाया हुआ है, कि कैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था अपनी पहली क्लास में एनवायरमेंट की, कि 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं जो मिलके बनाते हैं एनवायरमेंट को। कौन कौन से होते हैं बताइए, पहली ही क्लास में हमने पढ़ा था, सुन पा रहे हैं। क्या पूछ रही हैं? पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंट को बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो कंपोनेंट, मैम एक 2। डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। हम्म नहीं, ए बायोटिक और बायोटिक, थोड़ा सा करीब हो, ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, क्या है ये, सूर्य। सूर्य है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक्वेटिक एनिमल्स में नदी दिख रही है। पानी है ना, सरल शब्दों में बताओ, पानी है। यहाँ ये हवा चल रही है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हवा तीसरी हो गई, और जो एक स्पेस है सबके बीच में वो चौथा हो गया, और ये लैंड है, ये 5वां हो गया। ये 5 एलिमेंट्स है। ये इनमें ना ये श्वास लेते हैं ना वृद्धि करते हैं, ठीक है। इनमें मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि हाइट बढ़ रही है इनकी, या ये चल के कहीं ऐसे जा रहे हैं, हाथ पैर हैं इनके, ग्रोथ कर रहे हैं ये। तो ये क्या है, ये कौन से हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, ह्यूमन बीइंग, इन्हीं 5 से ये बना है। ये
जो ग्रीनरी हमको दिख रही, पेड़ पौधे या इस पानी के अंदर जितने जीव जंतु हैं वो सब इन पांचों से मिलके बने हैं। ठीक है। एक मैंने रामायण जी की चौपाई भी आपको बताई थी, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। याद आया? बताई जी थी मैम। मैंने ये। हाँ मैम बताई थी। हाँ, तो उसी में पूरा आपका एनवायरनमेंट समाया हुआ है कि एक शरीर जो कि बायोटिक है, इन 5 एबायोटिक से मिलके बना हुआ है, यही पर्यावरण है। अब इनने मिलके इनको बनाया, इनको बनाया, सबको बनाया। ये बेचारे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बना दिया, ये तो पता ही नहीं, मतलब बड़ा गजब कर दिया। इसी ने फिर क्या करा, इन सबको मतलब त्राही मचा दी सबके जीवन में। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लग्जरी लाइफ देने के लिए इन सब को प्रताड़ित करना इसने शुरू कर दिया। सूर्य का तो खैर इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आग में हाथ डालने वाला हमेशा हाथ ही जला बैठता है। लेकिन बाकी सब चीजों को इसने क्या कर दिया, दूषित कर दिया। ये पूरा पिक्चर यही कहानी कह रहा है, कैसे कैसे इसमें सब देख लीजिएगा आप। अब जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं वो किस किस कैटेगरी में आते हैं ये हमने देखा था। किस किस बेस पे आते हैं, पहले ओरिजिन के आधार पर होते हैं, प्राइमरी, सॉरी नेचुरल और ह्यूमन जनरेटेड। फिर होते हैं, अगर हम स्टेट की बात करें, मैटर, तीन तीन स्टेज में होते हैं मैटर, 3 अवस्थाओं में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो मैटर है, अगर वो नुकसान पहुंचाने वाली कंडीशन में आ जाता है तो वही क्या हो जाएगा, पोल्यूटेंट हो जाएगा। फॉर्म के आधार पे देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसा अभी बात करी थी हमने स्टार्टिंग में। निस्तारण यानी छोड़े कैसे जा रहे हैं वो एनवायरमेंट पे, उसके बेस पे बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे अभी 2 मिनट पहले आपने बताया। बायोडिग्रेडेबल जो पूरी तरह से आसानी से क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। सब्जियों के छिलके होते हैं या कोई कागज है, पेड़ों की बनी चीजें हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, आसानी से डिग्रेड हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। जबकि पॉलीथीन है या और भी ऐसे, आजकल तो हम नए नए आविष्कार करते चले जा रहे हैं एक से बढ़ के एक। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो सालों का समय लेती हैं डिकम्पोज होने में, तो वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। अब हमारा आ जाता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हम एयर पोल्यूशन की बात करने से पहले एयर का कंपोनेंट देखेंगे और एयर के जो लेयर्स हैं इसकी भी हमने बात की थी। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किसमें क्या होता है, ये हमने देखा था। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इनके हमने रेंज देखी थी कि एकदम अर्थ के बिल्कुल पास में 10 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल। इसमें हम श्वास लेते हैं और सामान्य अपनी गतिविधियां करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर 40 किलोमीटर तक होती है। इसी में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, O3 पढ़ा था हमने। ओजोन लेयर क्या करती है, सन से जो आने वाली यूवी रेज होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आर्कटिका के ऊपर एक छेद हो गया था, हमारी ही एक्टिविटी के कारण हमने फ्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में छोड़ा, उससे ये होल हो गया और इस होल से यूवी रेज अंदर आने लगी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आकर इन्होंने क्या, इन रेज ने क्या कर दिया, स्किन कैंसर, स्किन डिजीज जैसी चीजें इसने फैलाना शुरू कर दी। तो स्ट्रेटोस्फेयर में
ये लेयर होती है। इसके बाद आता है मीजोस्फीयर 50 km तक, थर्मोस्फीयर 300 किलोमीटर तक, और एक्सोस्फीयर इसके 400 किलोमीटर अल्टीट्यूड से ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। इसकी और जो चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या किस में होता है। जनरली जो एयर कंपोनेंट है वो कैसा होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.03% CO2 और नाइट नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और ओजोन सबसे कम मात्रा में ये होती हैं। इतनी माइनर होती हैं कि इनका परसेंटेज भी मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, सही क्रम में लगाइए। आपको परसेंटेज नहीं देंगे, सबसे ज्यादा कम कौन सी है ये पूछ लेंगे। कभी कभी परसेंट पूछते हैं तो इसका पूछा जाता है और उसमें वो दे देते हैं 0.003, 2 बार 0 दे दिया, या 0.030, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा देते हैं। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब एयर पोल्यूटेंट्स के हमने जैसे बात कर ही ली थी अभी, नेचुरल होते हैं और मानव जनित होते हैं। नेचुरल में क्या आ जाएंगे आपके, पौधों के परागकण, किसी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक अभी हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, एक हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस पढ़ी थी, वो सब कार्बनिक यौगिक में आ जाएंगे। ज्वालामुखी विस्फोट, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, कुल मिला के कोई भी पदार्थ है जब तक वो सामान्य अवस्था में है हम उसको यूज कर रहे हैं, फिर हमने क्या करा, उसको फेंक दिया, यहाँ वहां हमारे यूज का नहीं बचा, हमने फेंक दिया, वो बन गया वेस्ट मटेरियल, कचरा हो गया। अब उसमें से डिकम्पोजन की प्रोसेस तो हर मैटर में से चलती है, उसमें से ये चीजें नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऐसे चीजें निकल निकल के जब एटमॉस्फेयर में मिलने लगे, हवा में मिलने लगे, वायु में मिलने लगे, तब वो क्या करेंगी, प्रदूषक का काम करने लगेंगी। मानव जनित में क्या आ जाएंगे, कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक। प्रकृति के आधार पर वायु प्रदूषण प्रदूषक के प्रकार। प्रकृति मतलब नेचर। गैसीय, यहाँ पे वही अवस्था भी बोल सकते हैं, जो हमने सॉलिड लिक्विड गैस देख रहे थे उसके बेस पे है ये। कैसे हैं गैस में, कौन से आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है तीनों। एरोसोल, रेफ्रिजरेटर प्रणाली से निश्चित क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या नुकसान करता है ये हमने अभी देखा लास्ट स्लाइड में। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों में रासायनिक उर्वरकों से निकलने वाले, ये निश्चित वर्ड का मतलब होता है निकलने वाले, लेकिन मैंने इसको ऐसा ही निकलने वाले, छोड़े जाने वाले, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं भी लिख सकती थी यहाँ, लेकिन इसी शब्द को क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा आपको, फिर वहां पे आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इसको हर जगह यही लिखें, यही पढ़ें। के यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3, ये सब होते हैं इसमें गैस में। और कौन कौन होता है, सल्फर के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य। ब्लीचिंग में क्या होता है, ब्लीचिंग प्रोसेस में ब्लीचिंग में क्या होता है, मैम ब्लीचिंग में ब्लीचिंग पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं उससे मैम
हमारे जलीय जीवों पे प्रभावित होता है मैम, जलीय जीवन देखो प्रभावित होता है। देखो वो क्या तो हो, एक एसिड टाइप का क्लीनिंग करते हैं मैडम वो कुछ। हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो वो केमिकल यूज कर रहे हैं हम। अब कपड़े किस पे कर रहे हैं? कपड़ों पे कर रहे हैं। अब कपड़े का हो गया काम, कपड़ा हमेशा तो उसी में नहीं रहेगा, उस मटेरियल में जिससे हम ब्लीचिंग कर रहे हैं। कपड़े को निकाल लिया और उसको हमने फेंक दिया, उसमें रहते हैं केमिकल। वो सब केमिकल निकल के कहाँ जा रहे हैं? फाइनली पानी में, मिट्टी में जा रहे हैं, वातावरण में पहुंच रहा है। इनडायरेक्टली फिर हमारे पास ही आएंगे घूम फिर के। फिर आता है कणिकीय प्रदूषक, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोध कारखानों, निर्माण कार्य आदि से ये निकलते हैं। जितने भी कण होते हैं, हम देखते हैं हवा में कण हमेशा घूमते रहते हैं, सूक्ष्म कण। वो अगर उनमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है तो भी, अगर हम देख क्या रहे हैं हवा में कोई गैस है, जहरीली गैस मिली हुई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, तो वो विषैली है, नुकसान करने का काम। लेकिन अगर इनमें कोई विषैला तत्व नहीं भी है तो भी ये कण ऐसे हैं, इनके कुछ साइज होते हैं फिक्स, उनसे बड़े हैं ये, तो हमारी श्वास नली में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरी फिर चीजों के साथ जुड़ के। ये फॉर्म के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब जगह यही आएंगे। ये क्या हो गए? प्राइमरी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन आते हैं? ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आएंगे, इनके नाम अच्छे से याद रखिए। फिर सेकेंडरी में कौन आते हैं? सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप। वही कि इन्होंने जाके इनके साथ सेटिंग कर ली, हम दोनों भाई भाई, चलो मचाए तबाही, ऐसा। किससे मिलके क्या बन रहा है? ये SO2 से SO3 बन गया। SO3 के साथ में जल वाष्प मिली तो H2SO4 या सल्फ्रिक अम्ल बन गया। फिर धुआं और कोहरा मिले तो धूम कोहरा या स्मोग इसको कहते हैं। NO2 के दो अन्य प्रदूषक पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको बोलते हैं PAN शॉर्ट में। इसको शॉर्ट भी याद रखिए और फुल भी याद रखिए। तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, NO2 के दो अन्य प्रदूषक कौन कौन से हैं, या अन्य दो प्रदूषक पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यहाँ से पूछेंगे कि दो अन्य प्रदूषक कौन से हैं, तो एक ये है और एक ये है, इसके इसी के ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये जो मैं अभी कह रही थी ना, शॉर्ट नोट बनाइए। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को खूब डिटेल में पढ़ा था, अब यहाँ हमने सिर्फ उसको लिख लिया शॉर्ट। और एग्जाम के लिए जो मैं अभी कह रही हूँ, 2 दिन में आपको जो लिस्ट बनानी है उसमें और भी शॉर्ट करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CM लिख दो, आपको बस ध्यान में रहना चाहिए, और ध्यान आ जाएगा जब उसके साथ में ऐसा लिख दोगे। एक गला बना दो, हाथ बना दो कि गला घोंट रहा है कोई, या पिक्चर लगा दो साथ में उसके, तो आपको याद आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड डम गो टू गैस। कुछ भी एक शॉर्ट फॉर्म बना के कर लो। ओजोन हमारी मित्र व शत्रु दोनों होती है, डिटेल हम सब पढ़ चुके हैं, क्यों होती है मित्र, कब होती है मित्र, और शत्रु कब होती है, क्यों होती है। और उसका काम ये लिख दिया हमने, इम्यून पावर को कम करती है। ये सिर्फ एक जो मेन सबसे डिफरेंट इफेक्ट था उसका, उसको यहाँ लिख दिया। बाकी जो कॉमन है वो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये एकदम किसी और में इतना नहीं लिखा था। इम्यून पावर ओजोन से कम होती है, ऐसे हम पढ़ते हैं ओजोन बहुत अच्छी होती है। आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, AC में हम बैठे हैं और हमने उसको, गर्मी के टाइम में हम बैठे हैं और हमने AC को बहुत बड़ा रखा है, तो हमको थोड़ी देर में जलन अनुभव होगी आंखों में, क्योंकि AC भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो छोड़ता है, CFC। फुल फॉर्म भी याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलने लगता है, ओजोन बनती है, मतलब सॉरी, ओजोन निकलने लगती है उससे। ये तो जाके वहां पे फिर इफेक्ट करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर में छेद करता है। लेकिन यहाँ पे AC से जो ओजोन निकलती है वो हमारी आंखों में जलन, त्वचा में जलन, ऐसे सब साइड इफेक्ट उसके होते हैं। तो जब हमारे आसपास है तो हमारी फ्रेंड है, मित्र है, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब हमारे आसपास है तो हमारी शत्रु है, और जब हमसे दूर है, ओजोन लेयर ऊपर है, सन रेज से हमको बचा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है, तो हमारी फ्रेंड है, और नहीं तो हमारे आसपास है तो शत्रु है। कैंसर कारक हमने 3 पढ़ी थी चीजें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन और लेड, इन सब से कैंसर हो सकता है। अब आपका आ गया फोटो केमिकल स्मोक या प्रकाश रासायनिक धूम। क्या पढ़ा था इसके बारे में? किससे मिलके? फोग एंड स्मोक के मिलने से बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का मुख्य घटक धरातलीय ओजोन, ये जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, हमारे आसपास वाली, उस मेन उसका जो है कंपोनेंट वही है ओजोन। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि धूम कोहरे का मेन कंपोनेंट कौन है, प्रमुख कंपोनेंट, तो ओजोन हमको याद रखना है उसके लिए। धूम कोहरे का प्रभाव दृश्यता में कमी तथा पर्यावरण पर, अभी हम आजकल बहुत देख रहे हैं। इसके कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक, ये अभी वाला नहीं है, अभी का तो ये नेचुरल वाला है। धूम कोहरा वो जो धुएं से कहीं पराली जला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो वो वाली जो एक घटा छा जाती है वो होता है धूम कोहरा। इससे क्या होता है? विजिबिलिटी कम हो जाती है, और हमारे पास में सनरेज नहीं पहुंच पाती, विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो क्या होता है? कौन से रोग? रिकेट्स जैसे रोगों में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। धूम कोहरे के कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इफेक्ट होता है, और इतना इफेक्ट होता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है। इसे पी सूप कोहरा भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं शॉर्ट नोट चल रहे हो साथ साथ वहां इसको याद कर लीजिए, पी सूप डैश करके धूम कोहरा। फ्लाई ऐश क्या होते हैं? फ्लाई ऐश ऐसे सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। रेत पड़ा था यहाँ पे देहरादून में, हवा चली पहुंच गया भोपाल, ये है फ्लाई ऐश। इसका जो उत्सर्जन होता है कहाँ से होता है? कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां से ही निकलता है। फ्लाई ऐश के कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इनके नाम याद रखिए। सीधे सीधे क्वेश्चन है इन सब में कि फ्लाई ऐश किस किस से बनता है, इनमें से कौन फ्लाई ऐश नहीं बनाता, या कौन फ्लाई ऐश बनाता है। इसमें सीसा, ऑर्गेनिक कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं, ये भी याद रखना है इसके साथ में। अब आ गया आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो वायु में छोड़ दिए जाते हैं वो कण, ये इनका साइज ध्यान रखना है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पढ़ाया था, और ये मतलब लास्ट यानी आपका अभी तो एक एग्जाम हुआ था ना, इससे जस्ट पहले या इसी में, एकदम ध्यान नहीं आ रहा किस में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने दिया हो एग्जाम तो याद आ रहा होगा, यही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। तक होता है इनमें पाए जाने वाले बड़े कण औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट व कार्बन कण और बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं।
इनका साइज ही सबसे ज्यादा, मतलब क्वेश्चन की जो क्वेश्चन के सेंटर में होता है ना, वो साइज ही होता है। 10 एम 10 म्यू एम, म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर। छोटे आकार के कण जिन्हें PM10 कहते हैं, क्या करते हैं, श्वसन नली निलंबित कण के पदार्थ कहलाते हैं। ये वाले जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, श्वसनशील, श्वसन नली नहीं, सॉरी, श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ ये कहलाते हैं। दोनों याद रखिए, अब इसमें हिंदी और इंग्लिश। एक समझ मैम नहीं ये आया। थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये जो 0.1 म्यूएम टू 100 म्यूएम फिर हम्म 10 म्यूएम, ये एक बार फिर से बता साइज है दीजिए। इनका। देखो, हम देखते हैं ना धूल के कण बहुत सारे उड़ते रहते हैं, हम जब भी देखते हैं वातावरण में, हमने लैपटॉप खोल के बैठे हैं, हम थोड़ी सी देर में उस पे पूरे पे धूल 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 चिपक जाती है, फिर हम उसको कपड़े से डस्ट को साफ करते हैं, होता है ऐसा। यस मैम। तो जब वो धूल के कण या डस्ट के पार्टिकल्स जब इस साइज के हैं, इससे ये एक रेंज दी हुई है, 0.1 म्यू एम, यानी कि माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक उनका साइज है, ये वाला साइज है मान लो, तब वो क्या कहलाएंगे, निलंबित कणकीय पदार्थ। ये भी दो उसमें बटे हुए हैं, ये बीच का बता रहे हैं, ये तो एक पूरी रेंज दी हुई है, ठीक है। लेकिन जब वो इस साइज के हैं, ये इसी के बीच की तो है, इस रेंज के बीच का ही तो है ना, यहां से चले 10 पे आ गए, 10 म्यू तक, ये 100 तक है, तो ये हम सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं, इसमें से 10 माइक्रोमीटर जिसका साइज है, अगर उतना साइज है तो वो वाले कण जो है वो ये कहलाते हैं श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ। मतलब यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है, देखो कैसे इसको बताऊं मैं, श्वसन नली को प्रभावित करने वाला याद रख लो आप, है ना, समझने के लिए, कि इतने वाले हैं, इतने साइज के हैं, जब वो 10 पी, पी 10 माइक्रोमीटर उनका साइज है, तो हमको श्वास लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ऐसे याद रख लीजिए इसको। सर सही कह रही हूं मैं या कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, हेलो। बताइए। हाँ जी। हाँ, ये तो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल 10 है, इसका जो माइक्रोन है 10 माइक्रोन। तो हम्म इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो हमारे ट्रैकिया होते हैं हम्म वहां पर जाकर के फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये हानि पहुंचा सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे रिलेटेड है। क्योंकि हम्म बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत इजीली ट्रैकिया में ये प्रवेश कर लेते हैं। हम्म वो चिपक जाते हैं, क्योंकि जो अपने ट्रैकिरिया होता है मैडम, वो एक तो टिश्यू होते हैं, वहां हम्म पे एक बार चिपक जाने के बाद ये निकलते नहीं है। तो हम्म मुश्किल होता है, और कभी कभी ब्रोकाइल या तो एयर सैक्स में मतलब जो अपना ये है, क्या बोलते हैं हम, एल्बुलाई। एल्वुलाइज, हाँ। तो हम्म ये दोनों मतलब चेस्ट के वहां जब जाते हैं तो ये चिपकने से फिर प्रॉब्लम होते हैं। चिपकने का हम्म मतलब ये बहुत लिक्विड फॉर्म होते हैं, जैसे एलडीएल है मैडम ना, हम्म एलडीएल हम पढ़ते हैं ना। तो वो जितने मतलब माइक्रोमीटर में होंगे या माइक्रोन लेवल में होंगे, वो हम्म थोड़ा सा डेंजर पार्टिकल्स होते हैं, हम्म ये लंग्स में प्रॉब्लम करते हैं। लंग्स में, इसीलिए इनको श्वसनशील निलंबित कण के, मतलब कि ये श्वसन में पहुंच रहे हैं हमारे, ऐसे याद रखिए इनको। कौन सा साइज, PM10 होते, ये इनकी एक रेंज है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक के, इन सबको हम सस्पेंडेबल पर्टिकुलर मैटर कह रहे हैं, ये एक रेंज है। लेकिन एक पर्टिकुलर साइज ये है 10 माइक्रोमीटर, तब उनको हम श्वसनशील निलंबित करके या रेस्पायरेबल सस्पेंडेबल पर्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। ओके, अब आ गए हमारे एरोसोल। एरोसोल किसको बोलते हैं, 1 से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहते हैं। ये
इधर वाली रेंज हो गई। अब यहाँ पूरी रेंज है तो ये नाम है, सिर्फ ये इतना, ये सिर्फ एक यूनिट की बात हो रही है तो ये नाम है। ये टेबल बना के याद कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। टेबल बनाना पड़ेगी इसकी। अब एक रेंज ये दे दी। अब उल्टा उल्टा याद रख लीजिए इसको कि 10 से लेके 1 तक की जो रेंज है, या 1 से 10 तक की ही बात कर रहे हैं, 1 से 10 की गिनती तक की बात कर रहे हैं, तब उनको हम बोल रहे हैं एरोसोल। बस इतनी सी बात है। अब ये एरोसोल कहाँ से आते हैं? कारखानों से, ताप विद्युत ग्रहों से, स्वचालित वाहनों व कृषि कार्यों से। यह कोलाइडी कण है जो वातावरणीय गैसों में फैले होते हैं। कोलाइडी कण मतलब कोलाइडी विलियन कभी सुना होगा आपने साइंस में, सर को तो पता है। यस मैम, केमिस्ट्री में पढ़ा था ये। हाँ बस वही है कोलाइडी कण, उसी से रिलेट करना है हमको। यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकते हैं। वायु में फैले एरोसॉल खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा ये बादलों के जीवन चक्र को भी क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं। अधिकांश एरोसॉल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। एल्बिडो मैंने पढ़ाया होगा उस समय, एल्बिडो क्या होता है, और नहीं पढ़ाया है वैसे, मुझे जहां तक ध्यान है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, एल्बिडो का टर्म अगर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको सर्च करके पढ़िएगा खुद से। पार्टिकुलेट मैटर पीएम 3 टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पे। PM10 ये कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। फिर ये थोड़े से उनसे छोटे, और अल्ट्राफाइन। सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन से होंगे? यही होंगे जो अल्ट्राफाइन है। ये क्वेश्चन आया था दरअसल एग्जाम में। ये इनकी डिटेल है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। वायु देखिए मैडम, गुणवत्ता। हाँ। वो आपके स्लाइड में दिया है ना, जो 2.5 माइक्रोन से जो कम आकार के होते हैं, हम्म। वो लेंथ में जा करके बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, तो आपको स्लाइड में है वो। ये ना अल्ट्राफाइन, इनका बोल रहे हैं 2.5 या 2. PM1। इसके जस्ट बाद वाली नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट में है। स्लाइड में 2.5 है। ये तो और भी ज्यादा ये है, PM1 तो और भी डेंजरस है। हम्म, इसीलिए तो लिखा है। ये क्वेश्चन ये आया था दरअसल, जो मैं बोल रही ना, उन्होंने ये नहीं पूछा इस बार, बहुत पहले ये पूछा था, और क्वेश्चन इसी पे ही आता है अधिकतर 2.5 पर। उन्होंने ये पूछ लिया फाइन पार्टिकल्स किसको कहते हैं, ये पूछा था उन्होंने इस बार। और कंडीशन दी थी एक, मैं बोलती हूँ ना, आपके नोट्स जितने हैं ना आपके पास, आएंगे सारे क्वेश्चन उसी में से, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दिमाग से खेलते हैं, नेट JRF का पेपर ले रहे हैं, वो बहुत विद्वान लोग बनाते हैं, एक सेंटेंस बना देंगे वो पूरा आपको, कहानी सी। आपको उसमें अपना लॉजिक लगा के निकालना पड़ेगा। अच्छा ये फाइन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ऐसे, या ये अल्ट्रा फाइन की बात कर रहे हैं ऐसे, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके बनाते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वायु की गुणवत्ता के आधार पे कैसे कैसे वायु को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये भी हमने पढ़ा था। कणकीय वायु प्रदूषण औसत व्यक्ति के जीवन को कितना कम कर देता है? 2.2 ईयर्स कम कर देता है, जो कि HIV, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस, सिगरेट का सेवन करने या फिर युद्ध जनित घातक संक्रामक बीमारियों से भी अधिक है। इससे भी लोगों की आयु उतनी कम नहीं होती इन सब बीमारियों से भी, जितनी केवल इससे हो जाती है PM से। PM2.5 है, या PM10 है, या PM1 है। ये 2.2 वर्ष आयु कम कर देता है। क्या इफेक्ट होता है? आंख, कान, नाक, गले में। इसलिए आजकल तेजी से ENT विशेषज्ञ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फेफड़ों की समस्या,
हार्ट फेल जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है ये? अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, सही है। देश के बड़ी शहरी नगरों में तत्कालीन आधार पर वायु गुणवत्ता निगरानी करने और जरूरी कार्रवाई, ये क्यों आया होगा? 2015 में ही सोचो, उसी समय की बात है। दिल्ली में हाहाकार मच गया था, एनसीआर हुआ था। कुछ ध्यान आ रहा है? बहुत ज्यादा पराली जलाने के मामले बहुत आ रहे थे उस समय, और पूरी दिल्ली त्राहिमाम 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 कर रही थी। कुछ है, रिलेट कर पा रहे हैं कुछ? उसी समय के यस आसपास। मैडम, उसके आसपास जितने स्टेट थे ना, हम्म। पर्टिकुलर वो पंजाब हरियाणा, तो ये क्या करते हैं कि वो जो अपने फील्ड में पराली को जला देते हैं, तो वो हम्म। उससे तो उनका कुछ हो जाता है मतलब, लेकिन उससे जो एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट होता है। एकदम। तो इसीलिए ये यहाँ पे लेके आए कि भाई एक ऐसा कुछ मेजरमेंट लेके आया जाए, असेसमेंट टूल लाया जाए, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी एयर अच्छी है, कौन सी एयर खराब है। अब उसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड बता दिए कि जो 0 से 50, उन्होंने एक स्केल बना दिया, मान लो। इसकी फोटो भी है आगे। ये स्केल है ये, कि अगर 0 से 50 है तो गुड कहलाएगी, माइनर इम्पैक्ट। 51 से, यही क्वेश्चन आता है, वो रेंज दे देंगे आपको कि 0 से 50 है तो वो कौन सी है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है। इसमें से आपको इसको सही मिलान करना है। मतलब माइंड में वो तो ऑप्शन एक ही देंगे, ऐसे पूछा जाएगा कि अगर एयर की क्वालिटी ये है, क्या हो गए भाई? हाँ, तो 301 से 400 है, तो वो क्या कहलाएगी? इन चारों में से 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको सही पहचानना रहेगा। ये एक कलर कोड है उसके लिए। पॉसिबल हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर सबसे ज्यादा यहाँ देख लें हम, जो सीवियर कहला रहा है, अफेक्ट्स हेल्दी पीपल एंड सीरियसली इम्पैक्ट दोज विथ एग्जिस्टिंग डिजीज। किसी रोग से कोई ऑलरेडी परेशान है, किसी रोग से घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है, रोग में मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, वीक है उसकी इम्यून पावर, तो उसको और ज्यादा इफेक्ट करेंगी ये आप याद कर लीजिएगा जरूर। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और ये हमारे जो 8 प्रदूषक कारी कहलाते हैं, ये है, जो कि बाद में 12 हो गए। ये अभी कितने हैं दोनों याद रखना, पहले कितने थे अभी कितने हैं। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। ये तो ऐसी चीज है, फैक्चुअल है, तो इनको तो ये सब पता होना चाहिए, इनमें कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमसे आंसर टिक करते समय। इसका एक डायग्राम भी बताया था आपको। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि हम किस गैस के संपर्क में कितनी देर तक रह सकते हैं कि हमारे जान को खतरा नहीं रहे। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने पढ़ा था ना, दम घोटू गैस, कि हमारा दम भी घुट जाता है। और हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि उसकी जो है हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन की, कनेक्ट होने की, जुड़ने की जो पावर है या टाइमिंग है, वो कितनी है? हीमोग्लोबिन से 300 300। टाइम मोर है। तो इसी से हम समझ पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। और इसीलिए यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो 24 आवर्स सबके लिए लिखा हुआ है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिखा हुआ है 8 आवर्स, इसकी लिमिट है। आप लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर में 8 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते, फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इन सब का है कि कितना इनकी रेंज है, कितनी इनकी माइक्रोमीटर में कितनी देर तक, जैसे ये PM10
कितनी देर तक रह सकते हैं हम? 24 घंटे तक PM 2.5 में हम कितना रह सकते हैं? 24 आवर्स। ऐसे करके इनको ही ध्यान रखिएगा। ये एक बताया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूटेंट्स का परसेंटेज कितना है? 100%। जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 50.9%। उसके बाद आता है 11.6, दो है 11.6 में, ये है आपका एक PM10 और दूसरा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों 11.6% आते हैं। 9.5% इनको भी टेबल बना के या तो इसी डायग्राम से याद रखिए या टेबल बना के याद रख लीजिए, जैसे भी रखें याद रखिए। पर सबसे ज्यादा ये है, दूसरे नंबर पे ये दोनों है बराबर मात्रा में, तीसरे नंबर पे ये आता है आपका वोलेटिक, हाँ, ऑर्गेनिक्स। फिर आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से भी ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड खतरनाक होता है। दोनों हार्मफुल तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में से भी ये ज्यादा हार्मफुल है। उसके बाद आपका उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये आपका आ गया PM 2.5। कितना परसेंट है इसका? 3.6%। 2% किसका है? लेड। और 2.3% है आपका अमोनिया। ये सब हमको, ये ऐसे जा रहे हैं, हमारी दिन रात जा रहे हैं, हम नॉर्मल ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सब हमारे अन अवेयरनेस में जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी सफर, ये क्या है? एयर क्वालिटी जांचने वाली पहली मोबाइल ऐप है। अभी एक सर्वे चल रहा है हमारे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी ने ही चलवाया है, प्रकृति परीक्षण। हो सकता है आपके पास भी पहुंचा हो ऐसा एक, गूगल पे ऐप उन्होंने बनाया है। उस ऐप के थ्रू, प्रकृति परीक्षण के नाम से है, उस ऐप के थ्रू आप अपनी प्रकृति, मतलब वही प्रकृति होती है ना, बात पित्त कफ, कौन सी प्रकृति के हो आप, कौन सी डोमिनेंट है आपकी प्रकृति में, कौन सा तत्व डोमिनेंट है, वो आप उस ऐप के थ्रू पता कर सकते हो। और उस, जब आपकी जो प्रकृति पता चलेगी, जो निकलेगी, आपको सिर्फ उसमें क्वेश्चन में कुछ आंसर देने हैं, उससे आपकी पता चल जाएगी। और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट भेजेंगे PDF में कि आपको ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा एक ऐप बनाया है, गवर्नमेंट की साइट से ही आया है, आयुष मंत्रालय ने बनाया है। आएगा, अगर नहीं आया है अभी तक तो आप तक भी पहुंचेगा, क्योंकि ये काम दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, जो आयुर्वेदिक वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, प्राइवेट में या गवर्नमेंट कॉलेजों में, वो लोग एक सर्वे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक मोबाइल ऐप ऐसा ही एक किसके लिए है? एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए है, जांचने के लिए है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे द्वारा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसने बनाया है? यह एप्लीकेशन उपयोग करने वाले को क्या बोलते हैं? रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डाटा, और ये यही स्केल है जो हमने देखा है, मोबाइल पे ऐप के थ्रू काम करता है। अब एक पिक्चर ये देखना है आपको, ये सिर्फ मैंने पिक्चर ही ली है, इसमें क्या लग रहा है किसकी है ये पिक्चर? बताइए। वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वेरी गुड। कैसे कैसे वाटर पोल्यूटेट हो रहा है, कौन कौन से एक्यूफायर है, वो हमको इस पिक्चर में सब समझ में आ रहे हैं। बाकी वाटर पोल्यूशन की और जो चीजें थी उसमें से ये भी पॉल्यूशन से रिलेटेड ही है कि अगर ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, वो 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, तो ऐसे जल को हम क्या कहेंगे? कंटेमिनेटेड या संदूषित जल कहेंगे। और अगर यह मात्रा और भी उसकी आधी हो गई
तो हम क्या कहेंगे, अत्यधिक प्रदूषित कहेंगे उसको। ठीक है, अभी इसमें क्या है, प्रदूषित हुआ है लेकिन उतना नुकसानदायक नहीं है, अभी हम काम चला सकते हैं, इसमें नहीं चला पाएंगे। डीओ की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती है तथा दाब बढ़ने पर बढ़ती है, ऐसे ही इसको याद रख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। खारापन, अगर किसी पानी में नमक ज्यादा मिलाते चले जाएंगे तो उसका क्या होगा, खारापन बढ़ जाएगा, हमारे पीने योग्य तो बचेगा ही नहीं, नहीं पी पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, घट जा रही है। लवण यानी हमने, आप तो ऐसे याद रख लो रिलेट करने के लिए कि पानी का ग्लास है, हम उसमें नमक जितना डालते जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, उतनी कम होती जा रही है। और दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम भारी धातुएं जैसे पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि को केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने भारत में पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लीजिएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। किस किस को भारत में पेयजल के प्रदूषण का कारण माना है, पारा, यूरेनियम और कैडमियम आदि भारी धातुएं, हैवी मेटल्स जो होती हैं उनको। मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये स्लाइड ऐड कर लिए, एक एक चीज पे डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको इसको पढ़ना है, इन चीजों को लर्न करना है। किससे क्या होता है, ये टेबल से ही होंगी चीजें, टेबल बना के। भूमिगत जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी पढ़ना है। किससे क्या होता है, जैसे आर्सेनिक युक्त हमने जल पी लिया तो हमको ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के पैर में अंगूठे और उंगली के बीच जो जगह होती है वहां पे स्किन गल जाती है कई बार, या काले निशान पड़ जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। तो वो सब ये क्या होते हैं, ये फंगस हो जाते हैं, फंगस के कारण, सॉरी फंगस से नहीं हो रहा है ये, ये वाला फंगस से होता है। लेकिन ऐसे ही पैरों में जब रोग हो रहे हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, ये किसी के झाइयां शब्द सुना होगा आपने, बार बार वो हो जाती हैं, तो ये सब साइड इफेक्ट केमिकल्स के रहते हैं कहीं ना कहीं। डायरिया ऑर्गेनिक युक्त जल पीने से होता है। हाइपर कीरेटोसिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस एवं फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ये सब आप टेबल बना के, जैसे मैंने यहाँ पे कलर में कर दिया अलग अलग, आप इनकी टेबल बना लेना। अब ये कुछ उपाय हैं, जैसे घर में निर्मल बाबा उपाय बताते थे, कृपा रुक रही है, तो कृपा रुक रही थी, जल संसाधनों को दूषित होने से नहीं बचा पा रहे थे, तो ये उपाय किए हैं। जल निकाय का संरक्षण एक उपाय आया, गंगा एक्शन प्लान आया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जल प्रदूषण एवं रोकथाम, नमामि गंगे कार्यक्रम, इतने आए। कब कब आए, 1985, 1995 10 साल बाद, 1974 और 2014। एक ये चीज बताई थी, ये क्या थी, कुछ याद आ रहा है इसको देख के, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया था इसमें मैंने, मुझे भी याद है, बताइए क्या था ये। मैम इसमें ये था मैम ना कि क्या किस वाट कौन से वाटर में जो है मतलब जो है जलीय जीव अच्छे से जो है ग्रो कर सकते हैं और कौन से में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैम जो ये मेसोट्रॉपिकल है, इसमें मैम जीव अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इस वाटर में मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है वाटर में अंदर नहीं जा सकता है। आगे का तो सही बताया, पीछे का गलत हो गया, ये पिक्चर से देख के भी गलत हो गया। देखो ये मीजोट्रॉफिक है ना, इसमें तो सबसे अच्छे से जीवन है, इसमें इसलिए है क्योंकि दोनों लिमिटेड हैं, लिमिटेशन में है, इसमें दिक्कत है। ये दिख रहा है ना, क्रॉस भी बना हुआ है,
ये एलगी इतना ज्यादा हो गया कि सनरेज नहीं आ पा रही है, सनरेज नहीं आ पा रही, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन मतलब एक लेयर बन गई है तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही है अंदर, सभी चीजें अवरुद्ध हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, यही बढ़ गए हैं ज्यादा, फिर धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाए। ये पहले ये मर गए, फिर जब इनको भी क्या होगा, इनका भी तो प्रोडक्शन के लिए लाइट चाहिए और मतलब दूसरी चीजें चाहिए, सब एक दूसरे पे जीवन निर्भर है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जब हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं वातावरण में तो उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, हमने यही पढ़ा है बचपन से। अब यही खत्म हो गए तो ये ऑक्सीजन ही छोड़ेंगे, बाहर की ऑक्सीजन मिल नहीं रही है क्योंकि खुद ही की लेयर बन गई। तो जो अंदर वाले थे, इनके भी ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बन गई, ऊपर वाले ठीक है थोड़ी सी ऑक्सीजन लेके बच जाएंगे, लेकिन जो इनके नीचे थे वो तो मर ही जाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है, ये लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, स्वच्छ जल में कम जीवन होगा, ऐसा? हम्म, क्या पढ़ा था आपने? अच्छा, हम थोड़ा सा हाँ, स्वच्छ कंफ्यूजन हो जल गई में है। ज्यादा जीवन होगा, अच्छा जीवन होगा, क्योंकि जो हमारे लिए फायदेमंद है तो वो उन हम्म, जीवों के लिए भी तो फायदेमंद होगा। हाँ, सब आपको सीधा याद रखो, वो एग्जाम है, कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा, सीधा याद रखो। इसमें सब सब बढ़िया है, ओके है ना। और इसमें ओलिगो ट्रॉफिक में ये इसमें कम है, क्यों? क्योंकि ये पीने योग्य जल तो है लेकिन इसमें मिनरल्स की भी क्या है, कमी है। जिसमें मिनरल्स की क्या है, कमी है, तो पोषण नहीं हो पाएगा, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इसमें इसमें धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये थर्ड स्टेज है, इसमें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यूरोट्रॉफिक में। लेकिन ये यूरोट्रॉफिक से जब अगली स्टेज में पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा हो गए, तो धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएंगे। कहते हैं ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। एक बार और थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको स्लाइड से, अगर कहीं कंफ्यूजन लग रहा है तो क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। ये ध्वनि प्रदूषण है, इसको देख लीजिएगा, सारे फैक्ट हैं। ये वाले पे भी हमने बहुत डिस्कशन किया था, एक क्वेश्चन भी था इसमें। उन्होंने पूछा था कि अगर इतना है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब 1000 है कि 10 स्क्वेयर, हमने देखा था ना कि ऐसे चल रहे हैं। यहाँ 10 अगर हम चले तो उसको हम क्या मान रहे हैं, 30 मान रहे हैं। एक 10 का मतलब 10 + 10 + इंटू हो रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसको हमने समझा था। दो पैरेलल चल रहा था ना, ऐसे चीजें रहती हैं, ऐसे और ऐसे। मनुष्य का श्रव्य परास कितनी मेगाहर्ट्ज, कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, कहाँ से कहाँ तक, वो पढ़ना है। कहाँ से किसके बाद नुकसानदायक होता है। इस चार्ट से क्वेश्चन आता है कि दिन के समय किस प्लेस पे कितनी होना चाहिए ध्वनि, रात के समय किस प्लेस पर कितनी होना चाहिए। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, उसको फॉलो करना सभी के लिए कंपलसरी है, जो भी इंडिया के नागरिक हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या क्या होता है, ये पढ़ना है। अब ये एक आपको डिजीज किससे रिलेटेड है, ये जो सॉइल पोल्यूशन होता है उससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखनी है। एक हमने देखी थी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाएं, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं, नेशनल बायोडायवर्सिटी रणनीतियां मतलब स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स, प्रोजेक्ट या प्लान। तो इसमें क्या था, ये क्यों आया, जो प्रत्येक देश
जैव विविधता संधि के लक्ष्यों को लागू करने के लिए विकसित करता है। इन मतलब हर कंट्री अपने अपने कंट्री की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन देने के लिए, सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं वो सब इसमें आएंगे। मतलब ये तैयार करता है उनके लिए। जैव विविधता का आकलन करना, इसके जो है कंपोनेंट्स क्या है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का एक आकलन करना, रणनीति लक्ष्य, रणनीतिक लक्ष्य स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लान्स क्या क्या होंगे, एकीकरण मतलब इंटीग्रेटेड क्या काम हो सकते हैं, और निगरानी और रिपोर्टिंग, उसको ऑब्जर्व करना, सुपरविजन करना, इन सब चीजों, मतलब ये इसके मेन कंपोनेंट्स रहेंगे, इनके ऊपर सारा काम होना है। जैव विविधता से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। ये 6 प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इनका नाम एज इट इज आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी फुल फॉर्म भी, किसी से भी पूछ सकते हैं। ये इतने आपको सारे अभी जितने मतलब अभी तक के मैंने जो पेपर्स देखे हैं ना, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं हर हमेशा। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन इन टॉपिक में से आते ही आता है। अब कुछ चीजें जो लास्ट लास्ट की बची है जैसे फॉइल, उसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं है, चाहे तो वो आप खुद से उनको रिवाइज कर सकते हैं। उनमें से भी आपको क्या देखना है कि जैसे हाइड्रो पावर है, इसमें आपने ये देख लिया कि जनरेटर का क्या रोल होता है, टरबाइन का क्या रोल होता है। एक्चुअल क्वेश्चन कुछ यहाँ से भी पूछेंगे, क्या होता है पेन स्ट्रोक, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये सारे डायग्राम के साथ आपको बताए गए हैं, डैम क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, इन पे एक एक नजर मार के एकदम वेरी शॉर्ट नोट बना लीजिए। इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, टरबाइन से जरूर, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे बिजली हम किसी भी प्लांट से बना रहे हैं, कोयले से बना रहे हैं, पानी से बना रहे हैं, हवा से बना रहे हैं, सब में टरबाइन का यूज होता ही होता है। तो टरबाइन के बारे में अच्छे से पूरी पिक्चर क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, पेन स्ट्रोक क्या होता है, हैंड व्हील क्या होता है, टरबाइन के बारे में जो जो है जानना वो सब जान के रखिए। एक क्वेश्चन टरबाइन से आएगा ही आएगा। रिएक्शन टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, ये क्वेश्चन आया था, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पूछा गया था 2-1 साल पहले। टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं, वाटर हेड के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड, यहाँ पे साथ में टरबाइन भी है, दोनों तरह से याद रखिए, या तो टरबाइन पूछेंगे या हेड के थ्रू पूछ लेंगे। इसमें 0 से 30 मीटर क्या होता है, वाटर हेड मतलब गहराई होती है पानी की, और टरबाइन कौन सा हो रहा है यूज, कैप्लान टरबाइन यूज हो रहा है। मीडियम में 30 से 300 मीटर होती है और इसमें फ्रांसिस टरबाइन का यूज होता है। हाई हेड, इसमें वाटर हेड 300 मीटर से ऊपर होता है तथा इसमें पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज होता है। ये सारे के साथ याद रख लो किस हाइट वाले पे कौन सा कैप्लान कौन सा टरबाइन यूज हो रहा है और उसका हेड क्या है। हेडिंग हेड से अगर करना है 3 चीजें आएंगी, हेड आएगा, मीटर में उसकी हाइट आएगी और टरबाइन आएगा। इम्पोर्टेंट है ये, अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है तो आ सकता है अब, क्योंकि हर बार नया भी तो कुछ ढूंढते हैं वो।
पानी के बहाव की मात्रा के आधार पर हाई डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज और लो डिस्चार्ज। इसमें भी टरबाइन याद कर लीजिए कि हाई डिस्चार्ज वाले में कौन सा टरबाइन यूज हो रहा है, मीडियम में कौन सा हो रहा है और लो में कौन सा हो रहा है। ये आपकी भूतापीय एनर्जी आ गई। भूतापीय में बताया था आपको क्या यूज करते हैं, जो भूमंडल भूगर्भ की जो एनर्जी है उससे जब पानी गर्म हो जाता है, नेचुरली हो रहा है ये, उस पानी को हमने यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। फिर प्रोसेस सारी वैसे ही है कि उसको टरबाइन के थ्रू चेंज कर लिया गया एनर्जी को। आपकी फिर एक आ जाती है बायोमास एनर्जी। बायोमास में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, गार्बेज होता है, वुड होती है, अल्कोहल होता है और अल्कोहल फ्यूल्स, और लैंडफिल गैसेस होती है, क्रॉप्स होती है। ये सारी चीजों से आपका बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। बायोमास द्वारा ऊर्जा उत्पादन की अन्य प्रक्रिया, उनने ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था पिछले ही बार, मतलब पिछले से पिछले बार जो पेपर हुआ है उसमें आया है ये क्वेश्चन। मैंने दिखाए भी थे शायद ये क्वेश्चन जो आए थे वो सारे पढ़ाते पढ़ाते दिखाए थे ना, बताया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, लास्ट एग्जाम में ही आए हुए हैं ये क्वेश्चन। बायोमास तो इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से, किसका क्या रोल है। नाभिकीय एनर्जी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यूरेनियम 235। अब आप यूरेनियम पे ही अटके मत रहिए, आप यूरेनियम के साथ थोरियम पढ़ लीजिए, थोरियम की डिटेल पढ़ लीजिए कि थोरियम से कैसे प्रोड्यूस होती है एनर्जी, ये थोरियम कितनी मात्रा में पाया जाता है, कैसे काम करता है, कितना विघटनकारी होता है। और भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो पाया जाता है उसका यूज करते हैं एनर्जी बनाने में यूरेनियम, लेकिन थोरियम भी पाया जाता है। उसके साथ साथ और सर्च कीजिए कि दिन रात नई खोज हो रही है, क्या पता अभी आजकल में कोई नया, अब एकदम तो एग्जाम पेपर में नहीं बदलेगा, लेकिन ये भी कोई एकदम का तो है नहीं मटेरियल, ये 1 साल पुराना 2 साल पुराना है, तो एग्जाम में पूछते हैं 1 महीने पहले तक का पूछ लिया जाता है कई बार, जो भी होती है नई चीजें। तो हो सकता है कुछ कम से कम हम 5-6 महीने पहले का तो देख ही लें, वहां कुछ हो गया हो, कोई नया नाभिकीय संलयन से कोई तरीका या नाभिकीय जो एनर्जी है उसका जो रिसोर्स है, कोई नया मैटर खोज लिया गया हो, उसको पढ़ लीजिए। तो पुरानी और नई जानकारी दोनों का तालमेल बैठा के जाना पड़ेगा। ये एक वुड एनर्जी हमने पढ़ी थी, फॉरेस्ट एनर्जी। अच्छा, फॉरेस्ट एनर्जी ये है, ये कौन सी है फिर? अच्छा, वही है ये। विद्युत निर्माण की प्रक्रिया, एक परमाणु संयंत्र की, हाँ, नाभिकीय ऊर्जा कही है कि ये कैसे बनती है, इसमें ये उसका तरीका है बनाने का। फॉरेस्ट एनर्जी आ गई आपकी। फॉरेस्ट एनर्जी का ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या यूज होता है, कैसे होता है। कन्वर्टर द्वारा उत्पादित वायु ऊर्जा को क्रमशः टरबाइन या फिर फाइनल तो टरबाइन में पहुंच जाती है। सौर सौर बनकी और संग्रहण, किसानों या अन्य स्थानीय स्रोतों से वनस्पतियों को एकत्रित करते हैं, बायोमास कन्वर्टर का उपयोग करके इसके द्वारा बायोमास को तरल या गैस रूप में बदल लेते हैं। वन ऊर्जा से बिजली उत्पादन ऐसे होती है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। नेचुरल हैजार्ड्स, आपदा प्रबंधन, इसके नोट्स आपको देखने पड़ेंगे जो ड्राइव पे डले हुए हैं उससे। ये आपका हो गया एनवायरमेंट स्टडी का कंप्लीट रिवीजन। कहीं कुछ डाउट बताओ तो आप बता सकते हैं।